हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपको केवीएस, पीआरटी, रीट लेवल 1 और इसी प्रकार के अन्य जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा है। ऑप्शन है कपास, नायलॉन, जूट और ऊन। तो दोस्तों, जो संश्लेषित रेशा है वो है नायलॉन। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन है खनिज, पानी, मृदा, प्लास्टिक। तो दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो प्लास्टिक है ये अपना प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये मानव निर्मित पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हवा में जलने पर मैग्नीशियम रिबन पैदा करता है। दोस्तों, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो क्या पैदा होता है? यानी हवा मीन्स ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या पैदा होता है? ऑप्शंस हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, पानी और प्रकाश, मैग्नीशियम ऑक्साइड और गर्मी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, गर्मी और प्रकाश, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, पानी और गर्मी। तो दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में जलाया जाता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके साथ गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का हिस्सा नहीं है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से बताना है कि केंद्रक का हिस्सा कौन सा नहीं है। ऑप्शन है राइबोसोम, केंद्रिका, गुणसूत्र या फिर जीन। तो दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो राइबोसोम है ये केंद्रक का हिस्सा नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों में उस कोशिकांग का और उस वर्णक का नाम बताइए जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। दोस्तों, ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी निकाय, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। तो दोस्तों, जो पत्तियों का हरा रंग है वो होता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला है प्रजनन शर्तों के समूह नीचे दिए गए हैं, उस सेट को चुनें जिसमें गलत संयोजन है। पहला है शुक्राणु वर्षण शुक्रनलिका लिंग। तो ये जो मेल है, नर है, उसके क्या बोलते हैं उसको, प्रजनन तंत्र के अंग दिए गए हैं। दूसरा है मासिक धर्म, अंडा डिंब वाहिनी, गर्भाशय। तो ये स्त्रीलिंग के से रिलेटेड हैं। शुक्राणु, डिंब वाहिनी, अंडा 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 गर्भाशय। तो दोस्तों, डिंब वाहिनी, अंडा, गर्भाशय ये सारे स्त्रीलिंग से रिलेटेड हैं और शुक्राणु जो है वो नर से रिलेटेड है, पुल्लिंग से रिलेटेड है। ठीक है। और अंडा से अंडा, डिंब वाहिनी, गर्भाशय ये सभी भी स्त्री या मादा से रिलेटेड हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये जो संयोजन है ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि अपने को गलत संयोजन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है चित्र में 2 लड़के ए तथा बी एक ब्लॉक पर बल लगाते हुए दिखाए गए हैं। यदि गुटका दाहिनी ओर गति करता है, दाहिनी ओर गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक ब्लॉक है, ए और बी दोनों जो लड़के हैं इसके ऊपर बल लगा रहे हैं और ये दाहिनी ओर इस साइड गति करता है। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? ऑप्शंस हैं अपने पास, देखते हैं ऑप्शंस को। पहला है ए द्वारा लगाए गए बल का परिणाम बी की अपेक्षा अधिक है। तो ये बात बिल्कुल सही लग रही है कि जो ए द्वारा लगाया गया बल है उसका परिणाम बी से अधिक है, तभी तो वस्तु इस साइड गति कर रही है। अगर बी का परिणाम अधिक होता है, यानी बी के द्वारा लगाए गए बल का परिणाम अधिक होता, तो वस्तु
इस साइड गति करती, बट अभी जो वस्तु है इस साइड गति कर रही है। तो जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला ऑप्शन है ए द्वारा लगाए गए बल का परिणाम बी की अपेक्षा कम है, तो ये बात गलत है। अगर कम होता तो वस्तु बाईं ओर खिसकती। गुटके पर लगने वाला बल ए की ओर है, ये बात भी गलत है। ए द्वारा लगाए गए बल का परिणाम बी के बराबर है, अगर बी के बराबर बल लगाया जाता तो वस्तु गति नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, किसी आनत समतल पर एक कंचे को एक निश्चित ऊंचाई से लुढ़काया जाता है। आनत समतल के निचले सिरे पर यह एक क्षैतिज सतह पर गति करता है। कांच की सीट बिछाई गई है। किस सतह पर कंचा सबसे कम दूरी तय करेगा? अपने उत्तर का कारण बताइए। देखते हैं। जो ऑप्शंस हैं अपने पास, रेशम के कपड़े से ढका हुआ, रेत की एक परत के साथ कवर किया गया, एक गिलास सीट के साथ कवर किया गया, सभी दूरी बराबर होगी। तो दोस्तों सभी दूरी बराबर तो नहीं होगी, तो हम इसको बिल्कुल हटा देते हैं। ठीक है। सबसे कम दूरी का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा घर्षण जब होगा उसमें सबसे ज़्यादा कम दूरी तय करेगा। अपने पास है रेशम का कपड़े की परत, रेत की परत और गिलास की सीट। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि जो रेत की परत है इसके द्वारा सबसे ज़्यादा घर्षण लगाया जाएगा। तो सबसे कम दूरी इस परिस्थिति में कंचा जो है वो तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है? ऑप्शन है लकड़ी में, जल में, वायु में, निर्वात में। तो दोस्तों बात करें निर्वात की, तो निर्वात में ध्वनि नहीं गमन करती, क्योंकि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बाकी जल, लकड़ी और वायु तीनों में जो ध्वनि है वो गमन कर सकती है, यानी गति कर सकती है। तो अपना जो ऑप्शन 2 है केवल ए, बी, सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के कारण आ सकता है, यानी भूकंप जब आता है तो उसके कारण और कौन सी प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो आ सकती हैं? पहला है सुनामी, भूस्खलन, बाढ़ या फिर तड़ित जो है और इसका भूकंप के साथ कोई लेना देना नहीं होता। तो जो सुनामी है, भूस्खलन है, बाढ़ है, ये दोस्तों भूकंप के कारण आ सकती हैं, यानी ए, बी, सी तीनों करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है हमारे सबसे निकट जो ग्रह है, हमारे सबसे निकट ग्रह बृहस्पति है, तो ये बात गलत है, हमें पता है। सभी तारे समान दूरी पर हैं, ये कहना भी उचित नहीं है, तो ये भी गलत है। तीसरा, ग्रह अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, यहाँ सभी ग्रह के लिए ये बात जो है ये कही गई है, यानी कि कोई भी ग्रह अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, तो ये बात सही लग रही है। तीसरा, ग्रह तारों की अपेक्षा अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, ये बात भी सही है। ग्रह शुक्र सूर्य निकलने वाले आकाश के पूर्वी भाग में दिखाई देता है। जो शुक्र ग्रह है सूर्य निकलने से पहले आकाश के पूर्वी भाग में दिखाई देता है, तो ये बात भी सही है। जिस तल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा है उसे पृथ्वी विषुवतीय तल कहते हैं, तो ये भी गलत है। यानी कि अपने पास जो सी, डी और ई है ये तीनों कथन सही हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है सी, डी, ई ये तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दो रासायनिक स्पीसीज एक्स तथा वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पाद पी बनाती हैं, जिसमें 2x तथा y दोनों उपस्थित हैं। ठीक है, x प्लस वाई मिलके p बनाते हैं। x तथा y को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में
नहीं तोड़ा जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स और वाई तथा पी स्पीसीज के संदर्भ में सत्य है? देखिए, पहली बात ये कह रहा है कि इसको पी को तोड़ा नहीं जा सकता, तो पी एक यौगिक है, यानी कि पी एक यौगिक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, एक्स वाई यौगिक है, तो ये बात कहना मतलब उचित नहीं है, क्योंकि पी को तोड़ा नहीं जा सकता, तो एक्स वाई यौगिक है ये नहीं कह सकते। एक्स तथा वाई तत्व हैं, तत्व मिलकर यौगिक बनाते, ये बात सही है। लास्ट है, पी का एक निश्चित संगठन है, तो ये बात भी सही है, एक निश्चित संगठन होगा, यानी अपने पास जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है ये बिल्कुल सही है। तो जो ऑप्शन है अपने पास फोर्थ, 1, 3 एंड 4, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एथिल एथेनोएट CH3COOC2H5 के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो ऑप्शन है अपने पास, निम्नलिखित में एक ऑक्सीजन परमाणु ने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं, यानी कि जो एक ऑक्सीजन परमाणु उसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए हैं, या फिर इनमें से ऑक्सीजन परमाणु ने 2 न्यूट्रॉन प्राप्त किए हैं, या फिर दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक है, या फिर दोनों ऑक्सीजन परमाणु समभारिक है। तो दोस्तों ये जो दिया गया है कि एथिल एथेनोएट के एक नमूना है, उसमें जो 2 ऑक्सीजन परमाणु है उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। इसका तात्पर्य ये है कि जो दोनों ऑक्सीजन परमाणु है ये समस्थानिक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। अगला क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है, यानी कि सरल शर्करा को जटिल शर्करा में कौन बदलता है? तो जो गोल्जी उपकरण होता है दोस्तों वो इस कार्य को करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, VT ग्राफ दिया गया है, यानी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, यानी कि त्वरण और समय का जो ग्राफ है ये दिया गया है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पिंड है वो एक समान गति कर रहा है, विराम में है, असमान गति कर रहा है, एक समान त्वरण से गति कर रहा है। देखिए, ये जो गति दी गई है इसका तात्पर्य यह है कि जो पिंड है वो एक समान गति कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है दोस्तों उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है, ऐसा तो बिल्कुल मतलब कहना सही नहीं है। दूसरी बात है केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है, ये भी कहना सही नहीं है। द्रव्यमान रखने वाली किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच होता है, ये बात सही है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच लग सकता है जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। ठीक है, केवल 2 आवेशित पिंडों के बीच होता है, तो ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसके अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार में हम उपयोग करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सोनार जो होता है उसके अंदर हम प्रयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 प्रतिरोधों जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? यानी कि 1/5 ओम के 5 प्रतिरोधों का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध जो है वो बनाया जा सकता है?
तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक अपना फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 1+1/r2, इस प्रकार जब हम करेंगे तो 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/, तो यानी कि 1/1/5 जो है अपना, जैसे कि अपन ये लिखेंगे 1/1/5 है, ये अपन सोल्व करेंगे तो 5 + 5 + 5 + 5 कैसे आ जाएगा, 5 है तो 25 आ जाएगा। इधर क्या है 1/r और ये 25, तो r की वैल्यू कितना आ जाएगी निम्नतम 1/25 ओम। ठीक है, जो निम्नतम प्रतिरोध है वो कितना बनाया जा सकता है 1/25 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो केंद्र के अपेक्षा सिरों पर अधिक होती है, मध्य में सबसे कम होती है, सभी बिंदुओं पर समान होती है, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ती जाती है। तो दोस्तों जो लंबी सीधी धारावाही परिनालिका है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सभी बिंदुओं पर समान होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, वायु से कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रवाह किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों ए बी सी डी ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया, इनमें से कौन सा सही है। यानी कोई किरण है वो कांच के आयताकार स्लैब में आपतित होती है। ठीक है, तो 4 विद्यार्थियों ने ये आरेख ड्रॉ किए हैं, मतलब ये आकृति बनाई है, इसमें कौन सा चित्र वो है सही है। तो दोस्तों हम पता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो जो आपतित किरण है वो लंब की तरफ, या जो अपना लंब जो होता है अगर हम बात करें ये जो होता है इसकी तरफ झुक जाती है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो चित्र है अपना बिल्कुल सीधी निकाल रखी है, तो ये गलत है। इसमें देखिए ये है विरल माध्यम, ये है सघन माध्यम, विरल से सघन में गई तो अभिलंब की तरफ झुक गई, सही है, और यहाँ ये अभिलंब से दूर हट गई, तो ये चित्र सही है। आगे चित्र देखते हैं, और तीसरा चित्र है यहाँ बिल्कुल सीधी दिखा रखी है तो ये गलत है, इसमें यहाँ नीचे की तरफ बिल्कुल सीधी दिखा रखी है तो ये गलत है। तो अपना जो चित्र बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये जो बनाया है बच्चे ने ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आपको किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर काम आएंगे। दोस्तों ज़िंदगी में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।